हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज मैं सेल पे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में मैंने आपको डिफरेंट ऑर्गेनल्स, सेल के जो जितने जितने ऑर्गेनल्स है कोशिकांग है, मैंने उस पर बात की। जैसे आपको पता होगा मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की, जितनी रिक्वायर्ड है पीएससी और यूपीएससी को लेते हुए, और एप्लीकेशन पार्ट जितना इसका रिक्वायर्ड है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का एप्लीकेशन पार्ट आप जानते हो, बायोटेक्नोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से रिलेटेड जो डिजीज हो जाती हैं, और उस पर क्वेश्चन भी बहुत सारे आए हुए हैं। पिछले साल भी आया था यूपीएससी में, इस साल भी आया था, उससे रिलेटेड डिजीज है ना। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो होती हैं वो किससे ट्रांसफर होगा, बच्चों में तो मदर से होगा कि फादर से होगा। तो एप्लीकेशन पार्ट भी है। सब्जेक्ट सिर्फ आइसोलेटेड नहीं है ये कि सिर्फ बायोलॉजी, इसका एप्लीकेशन, हर सब्जेक्ट का एक एप्लीकेशन पार्ट होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ोगे, उसका भी अप्लाइड पढ़ोगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे, उसका भी अप्लाइड पढ़ोगे, ओशियोनोग्राफी पढ़ोगे, उसका भी अप्लाइड पढ़ोगे। तो अप्लाइड पोर्शन भी होता है। उसी तरीके से बायोलॉजी में अप्लाइड पोर्शन होता है। जैसे कि आप जानते हो कोरोना, तो कोरोना में वैक्सीन जो बनी है, आपको पता होगा, एक टेक्निक में बता रहा हूं, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। आरएनए इंटरफेरेंस के माध्यम से भी वैक्सीन बनी है। आप जो डिफरेंट वैक्सीन जानते हो जिसमें एडिनो वायरस का यूज किया गया, उस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है, उस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है, एडिनो वायरस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो डीएनए के जो क्या कहते हैं वैक्सीन जो बनी है कोरोना की, उसमें आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है। तो आरएनए आया नाम, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो कुछ देख रहे हो ना, एप्लीकेशन पार्ट है, वैक्सीन बन रही है, अप्लाइड हो रही है हमारे मानव समाज में, हमारी हमारी सहूलियत के लिए, हमारी अच्छा के लिए, हमारे लिए वो चीजें यूज हो रही है, अप्लाइड हो रही है, ठीक है ना। इसीलिए अप्लाइड पोर्शन भी होती है हर चीज का, हर पार्ट का, हर फिजिक्स का, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो हम अपने फायदे के लिए ही पढ़ते हैं कि हमारा क्या फायदा हो सकता है, कहां हमारे लाइफ में वो अप्लाई हो सकता है और उससे हमें बेनिफिट हो सकती है। सारी चीजें तो वही है, आप जो भी रिसोर्सेज देख लो, सब चीज क्या है कि अपने फायदे के लिए, ठीक है। तो हर चीज को आपको उस बेस पे भी देखना है कि एप्लीकेशन कहां है, उसका यूज कहां है। यही तो है केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में केमिस्ट्री कहां यूज होती है, आप सोप यूज कर रहे हो, टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, अलग अलग बहुत सारी चीजें, तेल यूज कर रहे हो, सब केमिस्ट्री का ही पार्ट है। उसमें फैटी एसिड्स है, तेल के अंदर लिपिड्स है, ऑयल्स है। तो ये अप्लाइड पोर्शन है, समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, अप्लाइड पोर्शन समझते हो। राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम हम लोग पढ़ेंगे। राइबोसोम मैंने एक क्लास में बताया था आपको, लास्ट क्लास में। थोड़ा सा मैं अभी जितना हो सकता है अपना आप कंप्लीट करेंगे अभी राइबोसोम के बारे में। उसके बाद हम लोग गोल्जी बॉडी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग लाइसोसोम, जो हत्या की थैली बोली जाती है, सुसाइडल बैग की बात करेंगे। उसके बाद सेंट्रोसोम की बात करेंगे, सेल डिवीजन में भाग लेता है वो सेंट्रोसोम, ठीक है। उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस, ये कंप्लीट सेल कंप्लीट। उसके बाद हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में एंट्री करेंगे, डाइजेशन, पाचन तंत्र, ठीक है, उसमें एंट्री करेंगे। फिर फिजियोलॉजी का पार्ट कंप्लीट करेंगे, वही मेन पार्ट है। उसके बाद प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में बहुत थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको चाहिए एग्जाम में। हाँ, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम में जो फाइलम होते हैं ना, फाइलम वगैरह आपने सुना होगा। एनिमल किंगडम में पोडिफेरा है, सिलेंट्राटा है, आपने सुना होगा प्लेटिहेल्मिन्थेस है, एस हेल्मिन्थेस है, एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है। तो ये सारी चीजों के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। उतना मैं आपको दूंगा जितना आपके एग्जाम में पीएससी एंड यूपीएससी में जितना पूछा गया आज तक में। और उसका अप्लाइड पोर्शन कहां है, एनवायरमेंट इकोलॉजी। आपको पता होगा कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी में, बायो से रिलेटेड। और आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो वहां पे भी यूज होता है। सारी चीजों को न्यूज़पेपर समझना है। आरएनए इंटरफेरेंस पे कोई वैक्सीन बन, आपको समझना है तो आपको पता करना पड़ेगा आरएनए क्या है। आरएनए डबल स्टैंडर्ड नहीं होते बॉडी में, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। उस आधार पे अभी समझते जाओ, मैं धीरे धीरे सब कुछ समझाता जाऊंगा और आप पेपर भी अंडरस्टैंड कर लोगे कि न्यूज़पेपर में जो बातें आ रही हैं लिख के ना, चाहे बायोलॉजी से, चाहे फिजिक्स से, चाहे केमिस्ट्री से, चाहे बायोटेक से रिलेटेड जो भी है, चाहे ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन आ रही है, टेक्टोनिक्स पे, प्लेट टेक्टोनिक्स पे कुछ नया चीज खोज हो गई, तो ये सारी चीजों का आप आंसर कर पाओगे। जब आप फिजिक्स समझ लोगे तो टेक्टोनिक्स भी समझ लोगे, मेंटल प्लूम क्या होता है, कन्वेक्शन करंट क्या होती है, उसके माध्यम से प्लेट्स कैसे मूव करते हैं, जब मैं ज्योग्राफी में आऊंगा तो पढ़ाऊंगा। राइबोसोम के बारे में अगर बताऊं तो राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो आपको इतना मैं बता सकता हूं कि यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सार्वत्रिक है। ये हर जगह आपको पाया जाएगा। प्रोकैरियोट की कोशिका में भी है, आपको पता है 70s राइबोसोम। यूकैरियोट की कोशिका में भी है 80s राइबोसोम। इवन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है, याद है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है 70s, है ना। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी है 70s। तो ये जो 70s राइबोसोम है, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर का राइबोसोम है 70s। अदरवाइज साइटोप्लाज्म में आप जो राइबोसोम पाते हो जो यूकैरियोट के अंदर, वो 80s होता है, 80s राइबोसोम, मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। तो राइबोसोम के बारे में लिखिए, राइबोसोम यूनिवर्सल ऑर्गेनल है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। यूनिवर्सल कभी भी क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म है, इसकी फंक्शन प्रोटीन फैक्ट्री बोली जाती है, मैं आपको बताऊंगा अभी। राइबोसोम के बारे में आप इतना लिख सकते हो, राइबोसोम्स आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। राइबोसोम्स आर द ग्रेनुलर, दानेदार होता है ये, ग्रेनुलर
ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखा गया था, उसके पहले लाइट माइक्रोस्कोप से ये नहीं दिखा था। बहुत छोटा होता है, दानेदार होता है, ग्रेनुलर है, दानेदार होता है। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं मिला था, ये देखा नहीं देख पा रहे थे हम लोग इसको, माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया था, मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कहानी बहुत बताई आपको, उसकी डिस्कवरी से क्या क्या चीज हम लोगों ने खोज डाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से। आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, दानेदार होता है, ये दानेदार लिख सकते हैं, है ना, छोटा सा पार्टिकल नुमा होता है, दानेदार होता है, ये हो गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से एज डेंस पार्टिकल, एक डेंस पार्टिकल की तरह खोजा गया। मैंने बोला ना पार्टिकल नुमा है, एज डेंस पार्टिकल, एज डेंस पार्टिकल के दो जैसा ये था, ये आपको ध्यान रखना है। ये राइबोसोम के बारे में आप लिख सकते हो कि राइबोसोम ये है। अब आप इसके बारे में बताऊं तो इसकी डिस्कवरी की बात करोगे तो राइबोसोम के बारे में, ये मेम्ब्रेनस नहीं होता है, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। आपको पता है कि ये ऐसा ऑर्गेनल है जो हर कोशिका में पाया जाएगा, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, ये यूनिवर्सल है, हर जगह पाया जाएगा। और ये ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, जिसके झिल्ली नहीं है, ये मेम्ब्रेन युक्त नहीं है, कला विहीन है, ये कला विहीन, मेम्ब्रेनस नहीं है, ये मेम्ब्रेन लेस है, ठीक है। तो ये वैसा ऑर्गेनल है। इसके बाद आपको बताऊं, ये रॉबिन्सन नाम के साइंटिस्ट थे, रॉबिन्सन, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, लेकिन यहां पे थोड़ा मुझे आगे चलना है लेके। तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन करके साइंटिस्ट थे, रॉबिन्सन एंड ब्राउन, रॉबिन्सन एंड ब्राउन, ये दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बीन्स के अंदर, बीन्स जैसे कि आप जानते हो, बीन्स के जड़ों के अंदर, बीन्स की जो जड़ होती है, रूट होती है, उसके अंदर इसको खोजा। और कौन सी बीन थी? अब बीन भी तो होता है ना बहुत सारे टाइप्स के, जैसे ग्वार बीन भी होता है, गुआर बीन का हम लोग यूज करते हैं। मैं साइंस टेक में पढ़ाऊंगा कि जब सेल गैस की एक्सट्रैक्शन की जाती है तो गुआर बीन का यूज होता है। बट सेम जो होता है ना, सेम जो होता है, सेम में खोजा गया था, सेम की जड़, उसको भी बीन बोलते हैं, बीन के ही तो सारे वैरायटी हैं। तो सेम के जड़ में, रूट में, बीन रूट्स में पाया गया था ये। रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने इसको, राइबोसोम को कहां खोजा गया था, कहां खोजा था उन्होंने? सेम के रूट में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सेम है, बीन आप जो जानते हो सेम खाते हो ना, उसी के रूट में खोजा गया था इसको, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर बताऊं तो ये प्लांट सेल में हो गया, क्योंकि सेम का एक तरीके से प्लांट है। और पैलेट की बात करोगे, पैलेट, जॉर्ज पैलेट, ठीक है, उन्होंने एनिमल में खोजा था, एनिमल में राइबोसोम, उन्होंने एनिमल में खोजा था राइबोसोम को, और एनिमल में खोजा था। ये प्लांट हो गया, सेम मतलब प्लांट, आप समझ सको। जॉर्ज पैलेट ने एनिमल में डिस्कवर किया था, एनिमल में, ठीक है, एनिमल में इसको डिस्कवर किया था जॉर्ज पैलेट ने। आपको ध्यान रखना है जॉर्ज पैलेट। और जब इन्होंने डिस्कवर किया तो देखो, पैलेट के नाम से ही इन्होंने डिस्कवर किया एनिमल में, ठीक है, पैलेट के नाम से राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल्स भी बोला जाता है। राइबोसोम को पार्टिकल नुमा तो है ही, कर्णनुमा तो है ही, दानेदार तो है ही, पैलेट के नाम से ही इसको, राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल भी बोला जाता है, पैलेट पार्टिकल, कण, ठीक है, पैलेट पार्टिकल इसको बोला जाता है जॉर्ज पैलेट के नाम से। तो ये आपने क्या सीखा अभी तक कि पैलेट जो थे, जंतु कोशिका में इन्होंने देखा था राइबोसोम को, ठीक है, और उन्हीं के नाम से पैलेट पार्टिकल भी बोला जाता है। अब राइबोसोम का जो नाम है ना, राइबोसोम का नाम, दो लोगों का नाम आता है कि राइबोसोम शब्द, ये जो टर्म है राइबोसोम किसने दिया? राइबोसोम टर्म इन्होंने खोजा, लेकिन नामकरण राइबोसोम किसने दिया? राइबोसोम का नाम आता है, रॉबर्ट नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने राइबोसोम टर्म राइबोसोम दिया, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूं बीएससी एमएससी की बुक में बात करूं, अगर मैं बीएससी एमएससी की बुक में बात करूं तो जॉर्ज पैलेट का ही नाम आता है कि जॉर्ज पैलेट ने ही राइबोसोम टर्म दिया, बीएससी एमएससी की किताबों में लिखा हुआ, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं नॉर्मल बुक्स में, आप देखोगे 11th 12th की बुक्स में, मैं डिफरेंट स्टेट की बुक पढ़ा हुआ हूं, एमपी की भी बुक पढ़ा हुआ हूं, बायोलॉजी की, मैं यूपी की भी बुक पढ़ा हुआ हूं, अलग अलग स्टेट्स की बुक, बिहार की भी पढ़ा हुआ, तो वो उनमें देखोगे तो लगभग आपको मिल जाएगा। जैसे एमपी की बुक में देखोगे तो रॉबर्ट के बारे में लिखा हुआ, और भी जगह मैं बताऊं डिफरेंट सोर्सेस है, अगर मैं फॉरेन ऑथर की बात करूं वहां पर भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ एमएससी की किताबों में आपको दिखेगा कि जॉर्ज पैलेट ने क्या कहते हैं, राइबोसोम शब्द को दिया, इस टर्म को दिया, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि रॉबर्ट अगर आ रहा है तो रॉबर्ट ही इसका आंसर होगा, अगर जॉर्ज पैलेट नहीं है। अगर जॉर्ज पैलेट हैं तो समझ जाना इन्हीं के पूछ रहा है, इन्हीं को टिक करना है। तो जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम शब्द दिया, ठीक है, और नहीं तो रॉबर्ट को, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि कहां कहां लिखा हुआ कैसे, ठीक है। तो रॉबर्ट वाली बात आप ध्यान रखना, इन्होंने दिया है और इन्होंने दिया, लेकिन ज्यादा इसको माना जाता है, जॉर्ज पैलेट को, ठीक है, जॉर्ज पैलेट को ज्यादा माना जाता है राइबोसोम
क्योंकि ये एमएससी यूनिवर्सिटी की किताबों में, बीएससी किताबों में लिखा हुआ है जॉर्ज पैलेट के बारे में कि राइबोसोम दिया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है क्योंकि पैलेट ने खोजा था, ठीक है, जंतु कोशिका में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सबसे छोटा कोशिकांग के रूप में भी होता है, एक तरीके से बहुत छोटा होता है ये राइबोसोम, उतना बड़ा ऑर्गेनेल देखो ना, ग्रेनुलर दानेदार है ये, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी इसको खोजने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्लॉड नाम के साइंटिस्ट थे, क्लॉड, CLA, क्लॉड नाम के साइंटिस्ट थे। क्लॉड ने इसको बहुत ही छोटा, इसको उनको पता नहीं था राइबोसोम, मैं बताऊंगा राइबोसोम किस चीज से बना हुआ है, लेकिन आपको बता दूं सबसे पहले इसका नाम राइबोसोम का माइक्रोसोम रखा था क्लॉड ने, माइक्रोसोम, ये साइंटिस्ट थे, माइक्रोसोम ने माइक्रोसोम नाम रखा था, राइबोसोम का नाम माइक्रोसोम क्लॉड ने रखा था, पहले सबसे पहले इन्होंने नाम रखा था, ठीक है ना, माइक्रोसोम रखा था, ठीक है, क्योंकि इनको मालूम नहीं था इनका केमिकल कंपोजिशन वगैरह, राइबोसोम में क्या केमिकल कंपोजिशन है, क्या रासायनिक संरचना है इसका अंदर, वो इनको क्लॉड को पता नहीं था, ठीक है ना, स्टार्टिंग में। तो इन्होंने, छोटा था ये, दानेदार है ही, छोटा है एकदम, है ना, पार्टिकल नुमा है, तो इसीलिए उसको माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, तो छोटा बॉडी, इस सोम मतलब क्या होता है, सोम मतलब बॉडी या स्ट्रक्चर, ऐसी संरचना, तो छोटा बॉडी नाम है माइक्रोसोम, इसलिए नाम रख दिया, ठीक है ना। तो छोटा था ये, ग्रेनुलर था, इसलिए उसका नाम से माइक्रोसोम रख दिया। लेकिन अभी इनको पता नहीं था इसकी रासायनिक संरचना के बारे में, केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं था कि राइबोसोम में क्या होता है, ये किस चीज से बना होता है, अभी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। जस्ट डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग ज्यादा, ठीक है ना, बस जितना रिक्वायर्ड होता है जरूर करेंगे हम लोग। ये हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और राइबोसोम को, क्योंकि ये पार्टिकल नुमा है, ठीक है, पार्टिकल नुमा है, दानेदार है, छोटा सा है, ये कर्णनुमा है, ठीक है, कर्णनुमा है, तो इसीलिए राइबोसोम में मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, मेम्ब्रेन है नहीं, कला विहीन है, कोशिका झिल्ली नहीं है, मतलब झिल्ली नहीं है इसके अंदर, कला विहीन है, तो इसलिए इसको राइबोसोम को इस कारण से सेल का पार्टिकल भी बोला जाता है, इसको सेल का इंक्लूजन ही बोला जाता है, सेल इंक्लूजन, सेल पार्टिकल, सब इसका नाम है, ठीक है। तो कितने नाम मैंने बताया आपको, पैलेट पार्टिकल भी बोला जाता है जॉर्ज पैलेट के नाम से, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था जंतु कोशिका में, ठीक है। सेल इंक्लूजन ही बोला जाता है, सेल इंक्लूजन, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और कला विहीन होते हैं, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन नहीं होता है, झिल्ली नहीं होती है, तो कहां लिखूं इसको, यहां लिखता हूं, ठीक है। सेल इंक्लूजन भी बोला जाता है, सेल इंक्लूजन, ठीक है, और पार्टिकल भी बोला जाता है, सेल पार्टिकल। और मैंने और भी बताया था आपको, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, आरएनपी पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखना है, सेल पार्टिकल, सेल का पार्टिकल नुमा, क्योंकि देखो दानेदार है ना इसलिए, और बाकी मेम्ब्रेन नहीं है, कला विहीन है ये, ठीक है। सेल इंक्लूजन, सेल पार्टिकल, और आरएनपी पार्टिकल भी बोला जाता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। आरएनपी पार्टिकल इसलिए बोला जाता है, अगर मुझसे पूछोगे कि राइबोसोम किस चीज से बना हुआ है, तो राइबोसोम बना हुआ है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, और ये आपको जानना भी है, आरएनए इंटरफेरेंस, कोरोना वायरस की वैक्सीन में कहीं टेक्नोलॉजी यूज हुई है, आरएनए इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, बायोटेक की किताब उठा के देखना आपको मिल जाएगा। तो आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए नाम आ रहा है ना, तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए जिसको आरएनए बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए जिसको एमआरएनए बोलते हैं, और ट्रांसफर आरएनए जिसको टीआरएनए बोलते हैं, ठीक है। इनको बारे में जानकारी चाहिए, ये मैं आरएनए की बात कर रहा हूं। तो राइबोसोम बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है, ये आरएनए प्लस प्रोटीन, समझे, ये 2 चीज से मिलकर राइबोसोम बना हुआ है। उसके आधार पर हम लोग इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल बोलते हैं, क्योंकि आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ है, इसलिए इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल बोलते हैं, क्योंकि आरएनए प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। तो आरएनपी पार्टिकल कभी आ जाए क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हो कि किसको बोला जा रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं हम लोग। यूनिवर्सल भी बोला था, यूनिवर्सल ऑर्गेनल है, सब जगह पाया जाता है, प्लांट हो, यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, सब जगह राइबोसोम में। अंतर यह है 70s टाइप का है प्रोकैरियोट में, 80s टाइप का है यूकैरियोट में, लेकिन है तो इसलिए यूनिवर्सल है, ये सब जगह पाया जाता है। इतने नाम है इसके, ठीक है ना, नाम पे, अल्टरनेट नाम पे क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी, साइंस टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने बहुत सारा क्वेश्चन अल्टरनेट नाम पे पूछा है, तो अल्टरनेट नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके बारे में अगर बताऊं मैं आपको, तो आगे मैं आपको ये बताया कि नंबर ऑफ राइबोसोम की बात कर लो, कैसी कोशिकाओं में राइबोसोम ज्यादा होगा, किन कोशिकाओं में राइबोसोम ज्यादा होगा, कितना राइबोसोम होगा कोशिकाओं में, तो इसको समझ सकते हो कि आप जानते हो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अभी इतना सबको पता होता है कि प्रोटीन फैक्ट्री है ना, प्रोटीन बनाता है ये, ठीक है, प्रोटीन बनाने में संलग्न रहता है। तो वो सेल जो ज्यादा प्रोटीन बनाते हो,
जाहिर सी बात है। वैसे कोशिका जो ज्यादा प्रोटीन बनाते हो उनमें राइबोसोम ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। अगर सेल प्रोटीन ज्यादा बना रहा है तो राइबोसोम उसके अंदर ज्यादा होना चाहिए, तो ये हो सकता है। और जो कोशिका बहुत ज्यादा सेल डिवीजन कर रही हो, बहुत फास्ट कर रही हो, बहुत तेजी से अपना कोशिका विभाजन कर रही हो, उसमें भी राइबोसोम ज्यादा होगा। ऐसे कोशिका जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, उसमें भी राइबोसोम ज्यादा होगा, है ना। अगर कोशिकाओं में आपको बताऊं, जैसे आजकल बहुत ज्यादा कैंसर की बात चल रही है, तो कैंसरस सेल वगैरह होते हैं, उनमें भी राइबोसोम ज्यादा होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ राइबोसोम की बात कर रहा हूं। राइबोसोम कहां ज्यादा नहीं होंगे? अब वैसी कोशिका जो फैट बना रही है तो राइबोसोम वहां ज्यादा नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। वैसी कोशिका जहां सेल डिवीजन फास्ट नहीं चल रही है, कोशिका विभाजन फास्ट नहीं है, तो वहां पे राइबोसोम ज्यादा नहीं होगा। तो राइबोसोम ज्यादा नहीं होगा तो प्रोटीन भी ज्यादा नहीं बनेगी, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि लेस राइबोसोम कहां होगा? जो कोशिका एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव रहती है ना, उन कोशिकाओं में राइबोसोम कम होगा। जो कोशिका एक्टिव ज्यादा होती हैं उन कोशिकाओं में राइबोसोम ज्यादा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये कैसे है, ठीक है, कि कहां राइबोसोम ज्यादा होगा कम होगा। ये कॉन्सेप्ट ही समझना रहता है आपको, कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं, ठीक है। और इसके बारे में शेप साइज की बात कर लो, शेप की बात कर लो, शेप एंड साइज की बात कर लो, ठीक है। तो ये शेप एंड साइज की बात कर लो, तो बस इतना ही जान लो इसका कि कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है, कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसका स्ट्रक्चर, जैसे दो सब यूनिट है ना, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, दो सब यूनिट से बनता है। जैसे कि एटीएस है मान लो, है ना, एटीएस किसमें? यूकैरियोट की कोशिका में राइबोसोम कैसा होता है? मैंने बार बार बहुत बार समझाया आपको पिछली क्लासेस में। एटीएस राइबोसोम होता है यूकैरियोट की कोशिका में। एस मतलब स्वेटवर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आपको कि सेडिमेंटेशन कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ लेना सेडिमेंटेशन के बारे में। अगर मैं ज्योग्राफी में आऊंगा, जैसे नदियां फ्लो करती हैं, है ना, नदियां अपने जहां से उनकी ओरिजिन हो रही है, ठीक है, हेड जिसको बोलते हैं जहां से ओरिजिन होती है नदी की, और माउथ जहां पे जाके खत्म होती है। जैसे कि गंगा को ले लो, तो हिमालय से, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, गंगा वैसे आपको पता होगा कहां से ओरिजिन हुई है, ठीक है। अदरवाइज ज्योग्राफी में आऊंगा तो गंगा जहां से ओरिजिन हुई है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, तो बंगाल की खाड़ी उसका माउथ हो गया, और जहां से ओरिजिन हो रही है उसका हेड हो गया। तो इस दौरान जब वो पेबल्स वगैरह, बोल्डर्स वगैरह, क्ले वगैरह लेके कैरी करके चलती हैं, आपको पता है कि धीरे धीरे जब वो नॉर्मल एरिया, जब वो प्लेन एरिया पे पहुंचती है, गंगा का प्लेन एरिया जैसे बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट हो गया, तो उस प्लेन एरिया में स्पीड ऑफ रिवर धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है रिवर की गति। तो उसमें जो सेडिमेंट होते हैं, अवसाद होते हैं, वो धीरे धीरे वहां पे अवसादन होने लगता है। तो वो किस स्पीड से नीचे आ रहे हैं और वहां पे बैठ रहे हैं, अवसादन होता है ना, आप जानते होंगे। इसके कारण बहुत सरकार का पैसा भी खर्च होता है। आपको पता होगा बाढ़ में सबसे बड़ा कारण है ये कि कोसी नदी का, क्योंकि अवसादन का बहुत बड़ा रोल है वहां पे। तो ये जो अवसाद होते हैं वो सेटल होते हैं नीचे, ठीक है, और अवसादन हो जाता है। तो वो सेटलमेंट किस रेट से है, किस रेट से वो नीचे जा रहे हैं पार्टिकल, वो स्पीड कितनी है, उसी तरीके से यहां पे भी है। ये जो पार्टिकल नुमा है ना राइबोसोम, ये अगर एक सॉल्यूशन में ले लो, एक ट्यूब में ले लो, एक सॉल्यूशन में इसको डाल दिए और फिर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, घुमाया जाता है, उसके हिसाब से देखा जाता है कि ये पार्टिकल कौन जल्दी नीचे गिर रहा है। तो जिसका वेट ज्यादा होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो जल्दी नीचे गिरेगा, जाहिर सी बात है। और जिसका वेट कम होगा, मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा हूं, वो धीरे धीरे नीचे गिरेगा। तो उस आधार पे हम लोग इसको राइबोसोम को बांटे हुए हैं। एटीएस मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, ये जल्दी नीचे आएगा, है ना, उस ट्यूब के अंदर, जिस ट्यूब में आप स्टडी कर रहे हो इसको। उसी तरीके से जैसे नदियों में सेडिमेंट होते हैं और नीचे गिर जाते हैं, ठीक है ना, धीरे 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 बड़े वाले पहले गिर जाएंगे और छोटे वाले सेडिमेंट धीरे 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 नीचे गिर जाते हैं, ठीक है ना। अवसादन जिसको बोलते हैं, नदियों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, ठीक है। सरकार इससे बहुत पैसा खर्च करती है, और आने दीजिए ज्योग्राफी में बताऊंगा मैं आपको। तो उसी तरीके से ये भी है। इसको बस यहाँ पे ये अंतर है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है और वहां पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं 50,000 आरपीएम के आसपास, उससे भी ज्यादा स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर पार्टिकल है, जो राइबोसोम है, किस स्पीड से नीचे आ रहा है ना, किस स्पीड से नीचे आ रहा है। तो ये भी पता चलता है कि शेप क्या है, डेंसिटी कितनी है, साइज कितनी है। जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा वो जल्दी नीचे गिर जाएगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो धीरे धीरे नीचे आएगा। तो एटीएस राइबोसोम का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, उस आधार पर इसको एटीएस बोला गया है, ठीक है ना, सेडिमेंटेशन के आधार पर किस तरीके से नीचे गिर रहा है ग्रेविटी के इफेक्ट में, है ना। तो बाकी समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एटीएस राइबोसोम की बात करोगे तो शेप एंड साइज की मैं बात कर रहा हूं, तो एटीएस राइबोसोम यूकैरियोट की राइबोसोम है, ठीक है, यूकैरियोट की कोशिका में इसको होता है। और ये एटीएस राइबोसोम में लार्ज सब यूनिट है, लार्ज और स्मॉल दो सब यूनिट होते हैं। मैंने आपको बना के भी दिखाया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो इसमें लार्ज सब यूनिट ऐसा है
जो इसकी शेप है, कभी क्वेश्चन आ सकता है, इसकी जो साइज है किस तरीके से दिखता है, ये चेयर नुमा दिखता है। चेयर जैसे गद्दीदार चेयर होती है ना, गद्दीदार चेयर, उसमें क्या होता है, दोनों साइड से हाथ पकड़ने वाली होती है ना, आर्म होता है, और पीछे से पीठ में ऐसे टिकने वाला होता है। चेयर की बात कर रहा हूं, कुर्सी की, उसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका भी, लार्ज सब यूनिट का। इसीलिए इसका मॉडल भी है, इसका मॉडल भी है। कैसा मॉडल है इसका? मॉडल भी है चेयर लाइक मॉडल के तरीके से इसका स्टडी भी की जाती है। लार्ज सब यूनिट जो होता है ना राइबोसोम का, वो चेयर नुमा होता है, और स्मॉल सब यूनिट ये तो नॉर्मल होता है, इसमें एक हेड होती है, एक बॉडी होती है। मैं बना के थोड़ा दिखा दूंगा। वैसे आप चेयर नुमा स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम का नाम ले लेना सीधा, उसमें भी लार्ज सब यूनिट जो होता है ना, लार्ज वाला, उसमें चेयर नुमा स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा, इतना पूछेंगे तो आप आंसर कर लोगे। बाकी मैं और इसकी मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी डिफरेंट मॉडल है इसकी स्टडी करने के लिए राइबोसोम की। ठीक है ना, तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे में आपको यह ध्यान रखना है कि राइबोसोम जो है, राइबोसोम के बारे में अगर आपको जानना है, राइबोसोम 70S 80S टाइप के हैं। आपको मैंने बता दिया 70S लिखो, 70S 80S। ठीक है, और ये किस किस में होते हैं? ये प्रोकैरियोट का है, ये यूकैरियोट की कोशिका में होता है। ठीक है, ये आपको पता है। 70S किस में होता है? स्वेटबर्ग यूनिट के नाम से जानते हैं। एस मतलब क्या है? स्वेटबर्ग यूनिट, स्वेटबर्ग यूनिट, या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, या सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, अवसादन गुणांक। वही अवसादन गुणांक जो आप नदियों में जानते हो ना, उसी तरीके से इसका भी है, बस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसकी स्टडी हो रही है। ठीक है ना, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, अवसादन गुणांक। ये कैसा है? ये भी एस मतलब तो वही होगा, बस इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। उस आधार पे 70S और 80S ये है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है इसको क्यों बोला गया है। ठीक है, स्वेटबर्ग यूनिट जो है नॉर्मली आप बात करोगे तो इनडायरेक्टली डेंसिटी वगैरह, साइज वगैरह के बारे में बात कर देता है। इनडायरेक्टली ये क्या बता देता है? ये बता देता है डेंसिटी, साइज क्या है, उस हिसाब से बातें कर लेता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है उस हिसाब से। ठीक है ना, तो बाकी अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे में हम लोग को पढ़ना है क्या कि इसमें 70S और 80S यूनिट में आपको आगे, अगर आपको देखोगे साइज इसकी कैसी होती है, नॉर्मली अगर देखना चाहोगे तो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये क्या है? हेड है ये, और ये बॉडी है, ये स्मॉल सब यूनिट है। बस इतना देख लो, ये हेड है और ये बॉडी है, ये स्मॉल सब यूनिट आपको ध्यान रखना है, स्मॉल सब यूनिट है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता दे रहा हूं इस कैसा होता है। ये हेड है, ये बॉडी है, ये स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का, स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट भी होती है, और लार्ज वाला कैसा होगा? लार्ज वाला होता है चेयर नुमा। तो स्ट्रक्चर देख लो, चेयर नुमा कैसा होगा? आर्म पीठ होता है इसके अंदर, जैसे पीछे टिकने वाला होता है ना चेयर में, ऐसा, तो ऐसा आर्म पीठ हो गया, इसको आर्म पीठ बोलते हैं, चेयर नुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें, ठीक है, ये आर्म हो गया, ये बड़ी सब यूनिट बना रहा हूं, ये छोटी है जिसमें हेड और बॉडी होती है, ये बड़ी सब यूनिट है जिसमें चेयर नुमा स्ट्रक्चर है। जिस चेयर में आर्म होती है, ऐसे हाथ रखने वाला, पीछे टिकने के लिए होता है और बैठने के लिए भी होता है चेयर के अंदर, वही है। ये आर्म हो गया, ये हाथ रखने वाला, ये पीछे क्या हो गया? आर्म पीठ हो गया। ठीक है, जिसमें आप टिकते हो, पीछे पीठ को लेके टिकते हो, और ये आर्म हो गया इधर। उसके बाद अगर बताऊं तो यहां पे आपको एक और स्ट्रक्चर मिलती है जिस पे आप बैठते हो, चेयर पे जो बैठते हो ना ऐसे, वो ये वाला स्ट्रक्चर, चेयर पे बैठते जो हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपको ध्यान रखना है, जो बैठते हो चेयर पे उसको बोलते हैं वॉल्टेड सीट के नाम से जाना जाता है। बस आप स्ट्रक्चर मैंने बताया है कि ऐसा कुछ होता है, आपको नहीं भी ध्यान है या आप बना दोगे, ऐसा नाम लिख दो, कभी राइबोसोम आया तो जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनर के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, खुश हो जाएंगे आप पे। ठीक है ना, तो ये एक स्ट्रक्चर है राइबोसोम का। ये स्मॉल सब यूनिट है, हेड और बॉडी होती है। लार्ज सब यूनिट चेयर नुमा होता है, कुर्सी नुमा होता है। ये कुर्सी का आर्म है, पीठ है, पीछे की ओर जो टिकते हैं, ये आपका आर्म है, जो आर्म ऐसे हाथ रखते हो, और ये जो है वॉल्टेड सीट जिसपे आप बैठते हो चेयर पे, उस नुमा स्ट्रक्चर होती है लार्ज सब यूनिट की, और स्मॉल वाली हेड और बॉडी उसके अंदर में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको समझ में आ जाएगी क्या है। अब देखो लार्जी सब यूनिट में क्या होता है, ये आपको जानना भी चाहिए। लार्जी सब यूनिट में 3 रीजन होते हैं, लार्जी सब यूनिट में 3 रीजन होते हैं, आपको ध्यान रखना है। लार्जी सब यूनिट में 3 रीजन होते हैं, और उसका अलग अलग तरीके से नाम भी है, बट इतना जान लो, एक्सेप्टर रीजन है, ए रीजन इसको बोलते हैं, इसको पेप्टाइड रीजन बोलते हैं, और इसको एग्जिट रीजन बोलते हैं। एक्सेप्टर रीजन, ए फॉर एक्सेप्टर, पी फॉर पेप्टाइड रीजन, ई फॉर एग्जिट रीजन, बाहर से निकल रहा है। ये 3 रीजन होते हैं लार्ज सब यूनिट में, 3 रीजन होते हैं, और यहीं से कुछ होता है प्रोटीन सिंथेसिस की कहानी, यहीं से शुरू होती है। जो राइबोसोम बोलते हैं ना, प्रोटीन फैक्ट्री होती है, यहीं से होता है कुछ, अभी समझ लेंगे आप। बट
अभी इतना ही देखें, क्योंकि जेनेटिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा वहां पे राइबोस ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, अनुवादन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आपको पढ़ाना है, तब जाके आप समझोगे कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के माध्यम से ही प्रोटीन बनती है, ठीक है ना। बट ये ट्रांसलेशन जब होता है ना, अनुवादन, उस समय राइबोसोम का ही काम होता है, और उस समय राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट का ए, पी और ई रीजन ही काम आता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा साइट है, यहाँ पे कुछ अटैचमेंट होगी और यहाँ पे प्रोसेस चलेगी, वो एमिनो एसिड जुड़ेंगे और प्रोटीन बनेगी, ऐसा कुछ प्रोसेस होती है, ठीक है ना। जानते हो आप प्रोटीन एमिनो एसिड से बनते ही हैं, आपको पता ही है, मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 70s 80s आपको इतना ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट छोटा और बड़ी यूनिट होती है, सब यूनिट होती है, इकाई होती है, लेकिन ये एक राइबोसोम का शेप है, ये एक तरीके से दिखता है राइबोसोम, ठीक है। बड़ी यूनिट, सब छोटी सब यूनिट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ए मतलब एक्सेप्टर रीजन, पी मतलब पेप्टाइड रीजन, पेप्टाइड मतलब कुछ पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, एमिनो एसिड जुड़ रहे हैं, प्रोटीन बनेगी, और ई मतलब एग्जिट रीजन, यहां से कोई कुछ बाहर निकलेगा, बस इतना ध्यान रखना। एग्जिट मतलब कोई बाहर निकलेगा, निकलेगा कौन बाहर, टीआरएनए बाहर निकलता है, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है ना। बट अभी पढ़ाऊंगा मैं, जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा। और ये जो बड़ी यूनिट है, सब छोटी सब यूनिट है, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। जो बड़ी सब यूनिट, छोटी सब यूनिट की बात करोगे, वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पे। इसके कारण इसके अंदर एक इसके अंदर टनल बन जाती है, सुरंग बन जाती है, सुरंग। उस सुरंग में क्या होता है, उस टनल में एमआरएनए आपको रहता है, उस टनल में क्या रहता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, यहां पे बेचारा सुरक्षित रहता है। कैसे, एमआरएनए क्या है, कैसे आ रहा है, बड़ी यूनिट और छोटी सब यूनिट जो है ये एक दूसरे से क्या होती है, 90 डिग्री पे होती है। इस कारण एक टनल बन जाता है, इनके बीच में एक सुरंग बन जाती है, उस रास्ते से एमआरएनए जो होता है इसके अंदर घुसा हुआ रहता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और यहाँ पे मैसेंजर आरएनए है तो सुरक्षित है, आपको फंक्शन में बताऊंगा, सुरक्षित है, यहाँ पे बहुत सुरक्षित है। मैसेंजर आरएनए, जो आरएनए होती है ना, वो लाइफ टाइम का ज्यादा नहीं होता है, आरएनए बनते हैं तुरंत डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, लाइफ टाइम ज्यादा नहीं होता, हाफ लाइफ इसकी ज्यादा नहीं होती है एमआरएनए की, ठीक है ना। आरएनए की बात कर रहा हूं, आरएनए, एमआरएनए हो, टीआरएनए हो और आरआरएनए हो, किसी की हो जाए, आरएनए का लाइफ टाइम ज्यादा नहीं होता है, तुरंत ये इंजाइम के थ्रू इसको ब्रेक कर दिया जाता है। एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज इंजाइम होता है, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, उस इंजाइम के थ्रू एमआरएनए को काट दिया जाएगा, है ना। तो इसको खराब कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो इसीलिए यहां पे अगर जब रहता है, इस टनल में जब रहता है, तो ये बचा रहता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। तो यहीं पे रहेगा, और बाकी एमआरएनए में क्या होता है, क्या इंफॉर्मेशन होती है, मैं आपको बताऊंगा, बस इतना ध्यान रखना है, एमआरएनए यहाँ पे सुरक्षित रहता है। अदरवाइज सेल में कहीं और रहेगा ना, तो न्यूक्लियस एंजाइम भी थोड़ा काट दिया जाएगा इसको, ठीक है ना, ब्रेक कर दिया जाएगा। यहाँ पे सुरक्षित है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ए रीजन, पी रीजन, जब मैं ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगा तो ट्रांसलेशन में राइबोसोम का यूज होगा, ट्रांसलेशन में, अनुवादन में, वहां पे आपको फिर से मैं ये स्ट्रक्चर बना के और टीआरएनए का एमआरएनए जो मैंने घुसा के दिखाया टनल में, है ना, वो दिखाऊंगा आपको, वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन समझना पड़ेगा, ठीक है, एक बेसिक स्तर पे जितना आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, उतना स्तर पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको, तो राइबोसोम जो है कहां बनते हैं, राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बनते हैं। मैंने बताया था राइबोसोम कहां बनते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस याद है, मैंने बताया था न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, याद है, मैंने बताया था। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियोलस होते हैं अंदर, ठीक है। बाकी क्रोमोसोम भी होता है, आपको पता है, ठीक है। तो इसी के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, इसी में राइबोसोम बनते हैं। कौन वाले, आर राइबोसोम, है ना, मतलब आर आरएनए जिसका अंदर होता है, क्योंकि राइबोसोम दो चीज से बना होता है, आर आरएनए प्लस प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या है, राइबोसोम बनते हैं, और राइबोसोम बन रहा है मतलब कि आर आरएनए प्लस प्रोटीन की बात है, दो चीज से बना हुआ है राइबोसोम, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज इसके अंदर क्या कहते हैं, आर आरएनए जो बनते हैं ना, वो कौन से डीएनए होता है, नॉर डीएनए होते हैं, नॉर डीएनए के माध्यम से ये आरआरएनए बनते हैं। नॉर डीएनए, डीएनए के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर आप देखोगे तो कुछ क्रोमोसोम है जिनके अंदर जीन है जो इस आरआरएनए को बना सकते हैं। हर क्रोमोसोम नहीं बना सकता, कुछ ही क्रोमोसोम नंबर हैं जिसको बना सकते हैं, लेकिन उस डिटेलिंग पे नहीं जाना है आपको कि कौन कौन क्रोमोसोम जो है वो आरआरएनए को बना सकता है, जो कि राइबोसोम का पार्ट होता है, ठीक है ना। बट इतना आप समझ जाओगे, न्यूक्लियोलस जो है ये बनाता है, ठीक है। अब अगर इसको बताऊं मैं आपको, तो ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ द सेल,
सेल का स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल राइबोसोम होता है। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है, आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल होता है। और ये यूनिवर्सल कंपोनेंट है सेल का। सेल का यूनिवर्सल कंपोनेंट हर सेल में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, ये हर सेल में आपको पाया जाएगा। चलो अब थोड़ा सा मैं आपको 70s 80s के बारे में हल्का सा बता दूं, ठीक है। 70s 80s के बारे में हल्का सा आप समझ लो कि इसमें यूनिट जो है वो कैसे कैसे हैं। तो पहले 80s और ये 70s, ये प्रोकैरियोट का है, ये यूकैरियोट का राइबोसोम है, ठीक है। मैंने बार बार समझाया, इतना डिटेलिंग में दे रहा हूं ताकि आपको इस समझ में आ जाए। खाली ये नहीं समझा प्रोटीन फैक्ट्री है, क्योंकि आपको जानना है प्रोटीन कैसे बनती है। वही राइबोसोम मैंने अभी दिखाया ना स्ट्रक्चर, एमआरएनए है, बस वहीं पे कुछ खेल होने वाला है। ए साइट पे कुछ होगा, कुछ जुड़ेगा, एक्सेप्टर होगा, पी साइट पे कुछ चेन बनेगी पॉलीपेप्टाइड की, और ई साइट से वो टीआरएनए बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में समझाऊंगा, अभी चिंता नहीं करना है। देखो इसमें 70s की बात करूं तो इसकी जो साइज है नॉर्मली 18 नैनोमीटर के आसपास होती है। रटना नहीं है साइज, बस एक नॉर्मली समझना, 18 नैनोमीटर की साइज होती है। इसकी 22 नैनोमीटर की साइज होती है, ठीक है। 22 नैनोमीटर की इसकी साइज होती है एटीएस की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इसकी थोड़ी कम होती है, उसकी थोड़ी ज्यादा होती है, बस इतना ध्यान रख सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट इसकी कम है और इसका ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो नहीं पूछा जाएगा। ये 2.5 × 10⁶ और 4 × 10⁶ के आसपास होती है, ठीक है ना। बट आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस एक फीलिंग के लिए बता रहा हूं। स्मॉल सब यूनिट की बात करोगे, इसका 70s का स्मॉल सब यूनिट कौन होता है, याद है 70s का स्मॉल सब यूनिट क्या होगा, 30s, याद है। और बिग सब यूनिट लार्जर सब यूनिट 50s, याद है, ये मैंने बताया था आपको। तो स्मॉल सब यूनिट जो है 70s का वो 30s होता है। 30s आपको ध्यान रखना है। और 30s जो होता है इसका भी मॉलिक्यूलर वेट होगा, जाहिर सी बात है, छोटा है तो इसकी भी मॉलिक्यूलर वेट होगी। इसका मॉलिक्यूलर 1 × 10⁶ होता है मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट। इससे आप ये फील ले सकते हो कि कौन कितना भारी है, कौन कितना वो है, बस ये फीलिंग के लिए बता रहा हूं। मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल सब यूनिट का 1 × 10⁶ होता है, ठीक है। और इसके अंदर दो प्रकार के आरएनए पाए जाएंगे, आपको पता है राइबोसोमल आरएनए होगा राइबोसोम में। तो इसके अंदर स्मॉल सब यूनिट में दो प्रकार के एक प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 16S राइबोसोम होता है, 16S। यहां पे जो राइबोसोम होगा स्मॉल सब यूनिट में 16S, एस मतलब स्वेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, 16S आरएनए, ठीक है। और 21 प्रकार के प्रोटीन, 121 टाइप्स ऑफ प्रोटीन लगभग होते हैं, 21 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता है राइबोसोम के यूनिट होते हैं, स्मॉल सब यूनिट 30S है, उसकी मॉलिक्यूलर वेट ये है, उसके अंदर जो आरएनए है 60S आरएनए है, 16S आरएनए, और 21 प्रकार की प्रोटीन इसके अंदर होती है। ये आपको ध्यान रखना है 70S के बारे में, ठीक है। और इसकी स्मॉल सब यूनिट क्या है, इसकी वाली 40S, ठीक है ना। इसकी कैसी स्मॉल सब यूनिट है, क्योंकि दोनों में एक स्मॉल एक लार्ज सब यूनिट होती है। तो इसकी स्मॉल सब यूनिट क्या है, इसकी स्मॉल सब यूनिट 40S, और लार्ज वाली क्या होगी 50S, ठीक है। 60S, यहाँ पे 60S लार्ज होगा, यहाँ पे लार्ज वाली जो बात करूंगा वो 50S होगा, मैंने आपको बताया था। तो स्मॉल सब यूनिट यहाँ पे 80S में क्या है, 40S स्मॉल सब यूनिट है। और इसकी मॉलिक्यूलर वेट बात करोगे 1 × 10⁶ है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा, 1.3 × 10⁶, 1.3 के आसपास इंटू 10⁶ वहां पे मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो आरएनए है वो 18S टाइप के आरएनए है, 18S आरएनए, 18S टाइप का आरएनए है यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट में, 18S आरएनए, ये आपको ध्यान रखना है। 18S आरएनए है, यहाँ पे 16S था, वहां पे 18S है, और यहाँ पे 21 प्रकार की प्रोटीन है, यहाँ पे 30 प्रकार की प्रोटीन होगी। यस, क्योंकि आप जानते हो कि राइबोसोम बनेगा तो प्रोटीन और आरएनए से ही बनेगा, ठीक है। तो ये है 18S, S मतलब स्वेडबर्ग, वही वाली जो मैंने बात की है, और यहाँ पे 16S, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्मॉल सब यूनिट की कहानी है। अब एक लार्ज सब यूनिट भी होती है राइबोसोम में, उसकी भी देख लो। लार्ज सब यूनिट ये नोट कर लिया होगा आपने, चाहे नीचे ही बता देता हूं। लार्ज सब यूनिट में देखो, लार्ज सब यूनिट यहाँ पे 30S भी होगा स्मॉल, लार्ज सब यूनिट क्या होगा यहाँ पे, लार्ज वाली 50S, लार्ज सब यूनिट यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया था ना, लार्ज छोटा, वही वाली बात कर रहा हूं मैं। ये क्या होगा 50S, लार्ज सब यूनिट 50S होगा यहाँ पे, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट बात करोगे तो 1.8 × 10⁶, लार्ज सब यूनिट की मॉलिक्यूलर वेट कितनी होगी, 1.8 × 10⁶ के आसपास लार्ज सब यूनिट की मॉलिक्यूलर वेट है। और इसमें दो प्रकार के आरएनए मिलेंगे, दो प्रकार के आरएनए राइबोसोमल आरएनए मिलेंगे, 5S और 23S आरएनए।
दो प्रकार का आरएनए, यहाँ पे एक था छोटे वाले में, बड़े वाले में दो प्रकार के हैं, ठीक है ना। 70s की बात चल रही है प्रोकैरियोट वाली, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में यही होता है, 70s ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है ना राइबोसोम, यही होता है, 70s वाला होता है। 5s आरआरएनए और यहाँ पे 23s आरआरएनए, इतना आपको ध्यान रखना है। अब प्रोटीन कितने प्रकार के होंगे, लगभग 30-34 प्रकार के होते हैं, 34 प्रकार के प्रोटीन होते हैं यहाँ पे, 34 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये दो सब यूनिट मिला, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, ये दो सब यूनिट मिलेंगे तो बन जाएगा 70s। 30s एंड 50s जोड़ना नहीं है, 80 हो जाएगा। यहाँ पे उस तरीके से जोड़ा नहीं, आपको पता है ना, सेडिमेंटेशन है ये, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे है, इसके आधार पे आप साइज और डेंसिटी बता सकते हो। वो मैंने समझाया था आपको सेडिमेंटेशन के बारे में, उस हिसाब से है ये, किस तरीके से वो ये सेडिमेंट नीचे आ रहे हैं। एक तरीके से पार्टिकल राइबोसोम टेस्ट ट्यूब के अंदर किस तरीके से नीचे आ रहा है, कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है, उस हिसाब से ये बात की गई है। तो ये दोनों यूनिट जुड़ेंगे और एक राइबोसोम बन जाएगा प्रोकैरियोट का 70s। ये हो गया। उसकी स्मॉल सब यूनिट पढ़ ली हम लोगों ने यूकैरियोट की। अब लार्ज सब यूनिट की बात कर लो, तो लार्ज सब यूनिट कितना होगा, स्मॉल 40s, लार्ज 60s। जो लोग पीछे से कंटिन्यू कर रहे हैं उनको पता होगा लार्ज सब यूनिट क्या होगी, 60s, ठीक है। तो दो सब यूनिट से बनते हैं, एक लार्ज एक स्मॉल, एक लार्ज एक स्मॉल। ये दो सब यूनिट मैंने बता दिया, इन्हीं से मिलकर 70s बन जाएगा। और ये दो सब यूनिट बता रहा हूं, स्मॉल और लार्ज, इन्हीं से मिलकर 80s बन जाएगा राइबोसोम यूकैरियोट का, ठीक है ना। तो इसमें 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, ठीक है। 5s आरएनए होता है, 20s आरएनए होता है और 5.5s आरएनए होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 5.8s मतलब 5.5 भी होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना, 5s आरएनए, 5s आरएनए, 20s आरएनए, ठीक है, और 5.8s आरएनए। 3 प्रकार का यहां पे है। लार्ज सब यूनिट में 3 प्रकार का आरएनए है। 5s का है राइबोसोमल आरएनए, 28s मतलब स्वेटबर्ग यूनिट आरआरएनए, और 5.8s आरआरएनए। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना, ठीक है ना। और प्रोटीन कितना प्रकार का यहां पे होगा, लार्ज सब यूनिट में प्रोटीन लगभग 40 प्रकार के होते हैं, 40 प्रकार प्रोटीन कितने प्रकार के हैं यहाँ पे, लार्ज वाले में 40 टाइप्स, ठीक है। तो ये लार्ज और स्मॉल मिलके बन जाएगा 80s आरएनए, जो आपको मैंने एक शेप बनाकर आपको दिखाया था कैसे होते हैं, वही दो सब यूनिट से मिलकर बन जाएगा 80s, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है इतना। और आरएनए प्रोटीन का जो रेशियो यहाँ पे होता है 70s में, आरएनए और प्रोटीन का जो अनुपात है वो क्या है, 2:1। आरएनए प्रोटीन का अनुपात क्या है, 2:1। 80s वाले में कैसा अनुपात है, आरएनए प्रोटीन का जो अनुपात है, रेशियो है, वो 1:1। आरएनए और प्रोटीन सेम बराबर में लगभग रहते हैं, और यहां पर अनुपात 2:1 में है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, काम हो गया आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस। तो एक तरीके से इसकी मॉलिक्यूलर वेट कम है ना इनके आधार पे, तो लेस मॉलिक्यूलर वेट मतलब लेस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 70s है। हाई मॉलिक्यूलर वेट है जो मैंने बताया था इसमें, तो ये 80s है। मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर भी समझ सकते हो कि इसका S ज्यादा है, 80s है, और इसका S कम है क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर वेट कम है, ठीक है। और इनडायरेक्टली मैंने आपको बताया कि साइज डेंसिटी बताता ही है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। S जो है स्वेटबर्ग, जिसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, वो डेंसिटी के बारे में, साइज के बारे में बात कर लेता है, और ये मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात कर लेता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है उतना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। mRNA का आपको ध्यान रखना है, जो मैंने बताया था mRNA मैसेंजर आरएनए, वो टनल में होता है ना। स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट के बीच में क्या होती है, एक टनल बन जाती है। उस टनल में, उस सुरंग में ये mRNA घुस के रहता है, वहां पे बचा रहता है। सेल में रहेगा ना, न्यूक्लियस एंजाइम उसको काट डालेंगे, उसके अंदर बच के रहता है mRNA, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, उसके अंदर बच के रहता है। तो एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं जिनके द्वारा mRNA को डाइजेस्ट कर देगा, उसको पचा डालेगा। इसलिए उसको बचना है ना, तो mRNA की लाइफ अगर बढ़नी है, mRNA की ज्यादा लाइफ होनी है, तो mRNA बेचारा उसी टनल में घुस के रहे, तब उसकी लाइफ ज्यादा होगी, नहीं तो बेचारे को मार दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हाफ लाइफ क्योंकि कम भी होती है, mRNA की जो हाफ लाइफ होती है ना, नॉर्मली कम होती है, लेकिन उसकी लाइफ बढ़ानी है तो एक तो वो घुस जाए इस टनल में, और भी तरीके हैं, लेकिन एक टनल में घुस जाए, दोनों सब यूनिट के बीच का जो टनल है, सुरंग है, उसमें घुस के रहे, नहीं तो बाकी एंजाइम मार डालेंगे, उसको काट डालेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सेल में होते हैं ये, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। बस आगे चलते हैं। ये राइबोसोम के बारे में आपको बेसिक सब यूनिट मैंने बता दिया, एक फीलिंग दे दिया, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि भैया स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट में होता क्या है ना, किस प्रकार के राइबो आरएनए हैं, किस प्रकार के कितने टाइप के प्रोटीन हैं, और कैसे ये बन रहा है।
ठीक है ना। बाकी ये आरएनए कैसे बना, आरएनए कैसे बना, तो ये इसकी कहानी अलग है, ये इतना डिटेल पे आपको नहीं जाना है। नॉर डीएनए होता है, मैं नहीं बता रहा हूं, फिर भी आप नॉर डीएनए न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन होते हैं, डीएनए होते हैं, वहां से ये सारी कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तब जाके ये आरएनए बनते हैं, जो मैंने इतना लिखा ना आरएनए ये ऐसे बनते हैं। फिर भी वो बनना है ये नहीं जानना, लेकिन ये फीलिंग आपको मिलेगी कि भैया राइबोसोम में क्या क्या होता है, दोनों सब यूनिट में क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि राइबोसोम में एक एक्सेप्टर साइट, ए साइट, पी साइट और ई साइट बताया था ना राइबोसोम में। एक्सेप्टर साइट सुन लो, हल्का सुन लो, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में, अनुलेखन अनुवादन में समझाऊंगा, है ना। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के माध्यम से ही हमारा शरीर का डीएनए अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को देता है, उसकी सूचना जो डीएनए के अंदर है ना, वो कैसे रिप्रेजेंट होगी, वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के माध्यम से ही रिप्रेजेंट होती है और किसी प्रोटीन को बनवा लेता है। तो डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन का कुछ प्रोटीन बनने वाला है, लेकिन वो प्रोटीन बनेगा कैसे, एक माध्यम है ट्रांसक्रिप्शन कराओ, फिर ट्रांसलेशन कराओ, तब जाकर प्रोटीन बनेगा। लेकिन जो मैंने बताया था ए साइट, पी साइट और कैसा साइट, ई साइट बताया था ना, तो ए साइट एक्सेप्टर साइट है एक तरीके से, एक्सेप्टर मतलब एक्सेप्ट कर रहा है। टी आरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए, वो एमिनो एसिड लेके आएंगे, प्रोटीन बनते हैं एमिनो एसिड से, याद है ना मैंने बताया है। टी आरएनए जो है ट्रांसफर आरएनए, वो एक तरीके से लेबर टाइप के हैं, लेबर टाइप के, वो मैसेंजर क्या कहते हैं, वो एक तरीके से एमिनो एसिड को लेके आएंगे, एक्सेप्टर साइट पे जुड़ जाएंगे, ए साइट पे जुड़ जाएंगे, जो मैंने बताया था आपको, ए साइट, पी साइट, ई साइट। ए साइट पे एक्सेप्टर मतलब एक्सेप्ट हो रहा है वहां पे, तो टीआरएनए एमिनो एसिड को लेके आएंगे, ठीक है। वहां पे टीआरएनए एमिनो एसिड को लेके आएंगे, उसके बाद क्या होगा, पी साइट पे जाएगा, पी साइट पे जाएंगे मतलब पेप्टाइड साइट है वहां पे। इसके दौरान लार्जर सब यूनिट पे ये साइट होते हैं सारे, ए साइट, पी साइट और ई साइट लार्जर सब यूनिट पे होते हैं, ठीक है ना, मैंने बताया था आपको। यहीं पे एक पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम होती है, ये एंजाइम होती है, वो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना देती है, ठीक है। पी साइट पे गए तो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, एक एंजाइम के माध्यम से, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम होती है, बन गया पेप्टाइड बॉन्ड एमिनो एसिड के बीच में। ए साइट पे टीआरएनए लेके एमिनो एसिड आया, ए साइट पे लेके आया, उसके बाद टीआरएनए पी साइट पे पहुंचा, उस दौरान क्या होता है कि एमआरएनए आगे की ओर बढ़ता है, एमआरएनए जिसके अंदर घुसा हुआ है ना, वो आगे की ओर बढ़ेगा, और उसके बाद क्या होगा कि पी साइट पे आते ही पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगी, यानी कि चेन बन गया, एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गई, लेकिन एक एंजाइम की सहायता से बनेगी। कौन एंजाइम है, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम है। और उसके बाद पी साइट पे से आया, उसके बाद सीधा ई साइट से टीआरएनए बाहर निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, इसलिए नाम है ना ई साइट, एग्जिट साइट, ठीक है। इस तरीके से चेन बनते जाती है। जब मैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से वहां पे बताऊंगा, बस एक फीलिंग आपको समझ में आ गया कि टीआरएनए एमिनो एसिड लेके आया, एक्सेप्टर साइट पे जुड़ा, उसके बाद चेन आगे बढ़ते जा रही है एमआरएनए की, ठीक है। तो वो एक्सेप्टर साइट से पी साइट पे पहुंचा, उस दौरान लार्जर सब यूनिट पे एंजाइम है, वो एंजाइम इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा, एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा, और जब पेप्टाइड बन जाएगी एक चेन बन जाएगा। उसके बाद टीआरएनए खाली हो गया, एमिनो एसिड अपना दे दिया, ई साइट से एग्जिट साइट से बाहर निकल जाएगा, फिर कोई नया आएगा, फिर ऐसे ही काम होगा, फिर कोई टीआरएनए लेके आएगा, एक्सेप्टर साइट पे जुड़ेगा, पी साइट पे जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगी, उसके ई साइट से बाहर निकल जाएगा, फिर कोई टीआरएनए लेके एमिनो एसिड आएगा, ऐसे ही जुड़ते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे, चेन बनते जा रही है पॉलीपेप्टाइड की, प्रोटीन की। ऐसे होता है, एक फील आपको मिल गया होगा, जो बोलते हो ना प्रोटीन फैक्ट्री, देखो ऐसे कुछ प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, ठीक है ना। तो ये फीलिंग आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन है, इसके पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो बताऊंगा मैं कि डीएनए से एमआरएनए लगभग बनते हैं, डीएनए से एमआरएनए, डीएनए अपना इंफॉर्मेशन एमआरएनए में देता है कोडॉन्स के फॉर्म में, ठीक है। वो कोडॉन्स एमिनो एसिड को कोड करते हैं, और उसके बाद वो डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। वही एमआरएनए कहां घुसा हुआ है, राइबोसोम के अंदर घुसा हुआ है, वहीं से प्रोटीन बनेगा, टीआरएनए ले लेके आएगा एमिनो एसिड, और उसके बीच में पॉलीपेप्टाइड बनते जाएंगे, और फिर आगे टीआरएनए भगता जाएगा, है ना। बोलते हैं ना लेबर है, लेके आ रहा है, सामान रख रहा है, फिर जा रहा है, ले आ रहा है एमिनो एसिड, फिर सामान रख रहा है, यहाँ पे जोड़ाई चल रही है, पेप्टाइड बॉन्ड की जोड़ाई चल रही है एमिनो एसिड के बीच में, और चेन बनते जा रहे हैं पॉलीपेप्टाइड की, प्रोटीन की, और फिर टीआरएनए खाली होकर जा रहा है, फिर लेके आ रहा है एमिनो एसिड, है ना। इस तरीके से लेबर होता है ना, जैसे कि कोई लेबर है, सीमेंट की बोरी लेके आ रहा है, फेंक रहा है, फिर लेके आ रहा है सीमेंट, फिर फेंक रहा है, फिर लेके आ रहा है, फिर फेंक रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान है। अब आगे हम लोग चलते हैं, इतना राइबोसोम के बारे में आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है ना, मैं डिटेलिंग में आपको ज्यादा नहीं ले जा रहा हूं, नहीं तो फिर वो ओवर ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी मैंने आपको इतना बता दिया, एक फीलिंग आ जाए आपको, फीलिंग, फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आपको समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो राइबोसोम के फंक्शन देख लो फिर से, फंक्शन
ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में समझाऊंगा यही वाली कहानी अच्छे से, मुझे टाइम चाहिए इसके लिए। ट्रांसक्रिप्शन में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं, कैसे? जो मैंने कहानी बताई, ए साइट, पी साइट, ई साइट पे कैसे आ रहा है, एमिनो एसिड जुड़ रहा है, पेप्टाइड बन रहे हैं, पेप्टाइड बन रहे हैं, और ई साइट से टीआरएनए बाहर निकल जा रहा है, ठीक है ना। तो 3 प्रकार का आरएनए है, एम आरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। आरआरएनए तो बेचारा राइबोसोम के अंदर ही है, मैंने दिखा दिया। टीआरएनए लेबर है, वो एमिनो एसिड लेके आएगा। क्या है? प्रोटीन बनाना है तो एमिनो एसिड चाहिए ना, बिना एमिनो एसिड के प्रोटीन कैसे बनेगा? एमिनो एसिड लेके आओ, उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाओ, प्रोटीन बना लो, मैंने बताया आपको। तो टीआरएनए है जो कि एमिनो एसिड लेके आएगा, लेबर है वो लेबर। और एमआरएनए है, सूचना रखा हुआ है कि कैसे कैसे एमिनो एसिड को जोड़ना है। भैया पहले ये एमिनो एसिड जोड़ो, फिर ये जोड़ना, फिर वो जोड़ना। ऐसे एमिनो एसिड को जोड़ना कैसे है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन एमआरएनए के अंदर। और राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए तो राइबोसोम के अंदर ही है। और एक टीआरएनए बेचारा एमिनो एसिड को लेके आ रहा है, लेबर के तरह। लेबर जैसे होता है ना, टीआरएनए उसी तरीके से काम करता है, ठीक है ना। तो ये है, इस तरीके से आपको समझना है। बाकी फिर फीलिंग एक आगे हुई, आप इतने समझदार हैं कि फीलिंग ले पा रहे हो। मैं 2-4 मिनट में क्या बता दूंगी, बहुत घंटों घंटों का ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। इनिशिएशन साइट होती है, इलोंगेशन साइट होती है, बहुत सारी चीजें होती है। उतना मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। चेन का इनिशिएशन होता है, चेन का इलोंगेशन होता है, चेन का टर्मिनेशन होता है। जो लोग पढ़े होंगे, अगर बायोलॉजी फील्ड के होंगे, वो समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी प्रोसेस है ये, इतना छोटा नहीं है, ठीक है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री, एज ए प्रोटीन फैक्ट्री। पहला प्रोटीन, मेन तो यही है, मेन तो यही है प्रोटीन फैक्ट्री। जो मैंने बताया ना, ये कैसे प्रोटीन बन रहे हैं, ए साइट, पी साइट, ई साइट से कैसे आते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, चेन बनता जा रहा है, ठीक है। और ये लार्जर सब यूनिट पे सारा खेल हो रहा है। लार्जर सब यूनिट जो मैंने बताया था ना, बैठने वाला एक सीट रूमा, उस पे हो रहा है। उसी पे सारे साइट हैं, एक स्थान है जिसपे सारा खाद हो रहा है, ए साइट, पी साइट और ई साइट। प्रोटीन फैक्ट्री इसको बोलते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन निर्माण इसका मुख्य कार्य है, अतः इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है या कहकर सूचित किया जाता है। यह संरक्षण करता है, प्रोटेक्शन करता है, किसका? बताओ, किसका संरक्षण करता है राइबोसोम? राइबोसोम किसका संरक्षण करता होगा, किसका प्रोटेक्शन करता होगा? एमआरएनए का। एमआरएनए सेल में रहेगा तो न्यूक्लियस एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो बेचारा वो राइबोसोम के बीच में जो टनल बनी थी, टनल, उसमें घुस के रहता है, तो न्यूक्लियस एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। नहीं तो बेचारा सेल में रहेगा, उसकी लाइफ कम होती है, उसका जीवन कम होता है। उसको एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, वो डाइजेस्ट कर देंगे, काट डालेंगे बेचारे को, पूरा समाप्त कर देंगे, है ना। तो बचता है, कैसे? राइबोसोम बचा के रखता है, उसके अंदर जो टनल है ना वो। तो ये प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन का भी कार्य करता है, इसको लिखोगे, यह प्रोटेक्शन का भी कार्य करता है, क्योंकि यह एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम जो होती है, न्यूक्लियस एंजाइम के प्रभाव से उस समय एमआरएनए को बचा कर रखता है, उस समय एमआरएनए की रक्षा करता है जब राइबोसोम के दोनों उप इकाइयां, जब राइबोसोम के दोनों उप इकाइयां, दोनों सब यूनिट जो है वो क्या होती हैं, दोनों सब यूनिट के बीच जब प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपस्थित होता है। जब राइबोसोम के दोनों सब यूनिट, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट, उप इकाइयां जब दोनों एक साथ रहती हैं, कभी कभी ये पास नहीं रहती हैं, जब प्रोटीन बनाना होता है तो दोनों सब यूनिट राइबोसोम की आती हैं पास, उस समय ये टनल बनेगा, एक सुरंग, उस समय एमआरएनए इसके अंदर रहेगा, उस समय एमआरएनए की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है राइबोसोम न्यूक्लियस एंजाइम से। नहीं तो न्यूक्लियस डाइजेस्ट कर देगा इनको, ठीक है ना। और एमआरएनए के अंदर सूचना है, बेचारा डीएनए का सूचना लेके एमआरएनए गया है ना। डीएनए का सूचना किसने लिया है? एमआरएनए। डीएनए तो बैठा हुआ है कहां? वो बेचारा न्यूक्लियस में बैठा हुआ, न्यूक्लियस में, नाभिक में है। अब वो वहां से बाहर नहीं निकलेगा, बोल नहीं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं अपना इंफॉर्मेशन दे दूंगा, किसको? एमआरएनए को, ट्रांसक्रिप्शन से, ट्रांसक्रिप्शन माध्यम से अपना इंफॉर्मेशन दे दूंगा एमआरएनए को कि भैया ले इंफॉर्मेशन ये है प्रोटीन बनाने वाली। अब एमआरएनए को मिल गया, अब एमआरएनए बेचारा भगते फिर रहा है कि मुझे न्यूक्लियस काट डालेंगे, डाइजेस्ट कर डालेंगे। तो वो बेचारा राइबोसोम के अंदर जल्दी जाता है, राइबोसोम जुड़े हुए रहते हैं, और जुड़े हुए रहेंगे, जब प्रोटीन बनाना होगा तो जुड़े रहते हैं राइबोसोम, और उसके अंदर टनल होगा, जब जुड़ेंगे तो उस टनल में घुस जाएगा एमआरएनए। अब बच गया, न्यूक्लियस एंजाइम से बच गया मैं, नहीं तो डाइजेस्ट कर जाते। अब उसके बाद कहानी शुरू होगी, वही टीआरएनए आएगा, कैसे? लेबर है, एमिनो एसिड को लेके आ गया, एमिनो एसिड को, टीआरएनए, ये लो भाई एमिनो एसिड ला दिया। एमआरएनए बोल रहा है अबे ये एमिनो एसिड को यहां रख, मैसेज हमारे पास ऐसा है कि एमिनो एसिड को ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, तो इस तरीके की चेन बनेगी पॉलीपेप्टाइड की, मतलब प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो कैसे कैसे बोले थे ना, 20 एमिनो एसिड हैं, वही जुड़ जाड़ के प्रोटीन बनाते हैं, 20 एमिनो एसिड, बस वही है। तो भैया जोड़ना भी तो है ना, किस तरीके से कहां एमिनो एसिड को रखना है। ऐसा तो नहीं कहीं भी एमिनो एसिड टीआरएनए लाया फेंक दिया, जोड़ ले भाई, ऐसा नहीं है।
एमआरएनए पे क्या इन्फॉर्मेशन है, डीएनए ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, किस प्रकार की प्रोटीन बनानी है, एमआरएनए पे इन्फॉर्मेशन है, उस प्रकार से एमिनो एसिड लेके आएगा टीआरएनए, वो लेबर टीआरएनए लेके आएगा एमिनो एसिड, उसके बाद एमिनो एसिड जुड़ते जाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे और टीआरएनए बाहर निकलता जाएगा एग्जिट साइड से, फिर टीआरएनए लेके आएगा, ए साइड पे जुड़ेगा, फिर पी साइड पे पहुंचा, पेप्टाइड बन गई, चेन बन गया, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गई, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम की सहायता से एक पेप्टाइड बन जाएगा एमिनो एसिड के बीच में, और फिर टीआरएनए खाली हो गया, एमिनो एसिड दे दिया, अब ई साइड से बाहर निकल जाएगा, फिर जाएगा, फिर लेके आएगा एमिनो एसिड, ठीक है ना, ये कहानी है। तो सुनो, इसमें मैंने ये बताया, यह संरक्षण करता है, प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन का भी कार्य करता है राइबोसोम, क्योंकि यह एंजाइम न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस के प्रभाव से उस समय एमआरएनए मैसेंजर आरएनए की रक्षा करता है, उस समय करता है जब राइबोसोम के दोनों उप इकाइयां, जब राइबोसोम के दोनों सब यूनिट उप इकाइयां के बीच में यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपस्थित रहता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपस्थित कब रहेगा, जब दोनों राइबोसोम की उप इकाइयां एक साथ रहेंगी, तो उसके बीच में टनल बना होगा, उसी टनल में एमआरएनए घुस के रहेगा, ठीक है, उस समय प्रोटीन संश्लेषण होना है, ठीक है ना, इतना समझ जाना। बाकी जब प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है ना, तो दोनों सब यूनिट जो राइबोसोम की है ना उप इकाई, वो पास पास नहीं होती है, वो अपना अलग अलग रहती है, अलग। जब प्रोटीन बनना होगा, दोनों पास आएंगी, दोनों पास आएंगे, और मैग्नीशियम चाहिए दोनों को जुड़ने के लिए, दोनों सब यूनिट को जुड़ने के लिए मैग्नीशियम चाहिए, और प्रोटीन नहीं बनना है, दोनों अलग रहेंगे। जब बनना होगा प्रोटीन, दोनों एसोसिएट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ेंगे तो टनल बनेगा तो एमआरएनए आकर घुस जाएगा, उसमें बच जाएगा, उसके पास इंफॉर्मेशन है। अगर भैया बाहर रहेगा, न्यूक्लियस काट देंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे, तो ये दूसरा फंक्शन है, आपको ध्यान रखना, प्रोटेक्शन करता है एमआरएनए की, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म यानी टेम्पलेट जैसा कार्य करता है, राइबोसोम जो है एक तरीके से प्लेटफॉर्म यानी टेम्पलेट जैसा काम करता है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करता है, प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक सामग्री जो भी चाहिए रॉ मटेरियल, उसको इकट्ठा करता है। इस तरीके से प्रोटीन संश्लेषण में एक तरीके से टेम्पलेट का काम करता है, ये मतलब प्लेटफॉर्म का काम करता है, प्लेटफॉर्म राइबोसोम, इतना ध्यान रखना। राइबोसोम यह प्लेटफॉर्म यानी टेम्पलेट जैसा कार्य करता है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में आवश्यक सामग्रियों जो रॉ मटेरियल होता है उसको इकट्ठा करवाता है। तभी तो भैया रॉ मटेरियल क्या है, एमिनो एसिड, टीआरएनए लेके आ भैया, वो लेके आएगा, तो रॉ मटेरियल आएगी तभी तो कुछ होगा ना, तब तो एमिनो एसिड रॉ मटेरियल है, एमिनो एसिड नहीं तो प्रोटीन कैसा, एमिनो एसिड होगा तभी तो एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड की सहायता से, और प्रोटीन चेन बनते जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ये राइबोसोम आपके लिए कंप्लीट, ठीक है ना। बाकी हम लोग गोल्जी बॉडी और कुछ ऑर्गेनल करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अनुलेखन, अनुवादन में आपको समझाऊंगा, लेकिन फीलिंग यही है, ट्रांसलेशन मैंने बताया ना, ट्रांसलेशन वाली क्रिया राइबोसोम में होती है, राइबोसोम में ट्रांसलेशन होगा, एमआरएनए की इंफॉर्मेशन प्रोटीन में जानी है, वो राइबोसोम में होती है, क्योंकि एमआरएनए राइबोसोम में घुसा हुआ है टनल में, है ना, याद है, जब राइबोसोम प्रोटीन बनाना होगा तो दोनों आसपास होंगे और टनल बनेगा, उसके अंदर एक सुरंग बनेगी, उस सुरंग में राइबोसोम के सुरंग में एमआरएनए घुस जाएगा, जो मैंने दिखाया था आपको, एमआरएनए घुस जाएगा, उसके पास इंफॉर्मेशन है, डीएनए इंफॉर्मेशन दिया उसको, अब उस इंफॉर्मेशन का क्या होगा, प्रोटीन बनेगी, उसके लिए एमिनो एसिड आएगी, और एमिनो एसिड कौन लेके आएगा, टीआरएनए। तीन प्रकार के आरएनए हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए मैसेज उसके पास है, इंफॉर्मेशन उसके पास है, टीआरएनए लेबर है, लेके आएगा एमिनो एसिड। आरआरएनए राइबोसोम के अंदर खुद ही बैठा हुआ आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए तो राइबोसोम के अंदर ही है, मैंने दिखाया ना, दोनों सब यूनिट में आरआरएनए है, दोनों में आरआरएनए रहते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, आई होप मजा आया होगा। और आज हनुमान जयंती है, भगवान हनुमान जी का आज दिन है, तो ऊपर वाला करे, हनुमान जी करे कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं आप सफल हो, और मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे, और एक भरोसा रखें मुझ पे और अपने आप पे, ताकि आप उस भरोसे के बदौलत, और हनुमान जी का आज दिन है, ऊपर वाले करे, हनुमान जी करे कि आप आगे जो भी आप चाहते हैं वो बने। मैं अपने तरफ से आपको जो भी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, और पेशेंस के साथ रहें, क्योंकि ये छोटा एग्जाम नहीं है, यूपीएससी और पीएससी जो होते हैं छोटे एग्जाम नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है, और उसको कंप्लीट करना भी जरूरी है उसी हिसाब से जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। आप नोट्स बनाना, और एक फीलिंग जो मैं बताता हूँ उस फीलिंग को मन में रखने की कोशिश करना, यहाँ रखने की कोशिश करना, तो आप फील कर पाओगे। जिस तरीके से मैंने फीलिंग ली है बायोलॉजी की, 2-4 मिनट में मैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन समझाया हूँ। एक्चुअली बहुत बड़ा चीज़ है, ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, कई पन्नों में आप पढ़ोगे अगर मैं पढ़ाने लगूँ तो, लेकिन एक फीलिंग आपको मिल गई होगी,
कि कैसे इसमें हो रहा है। ए साइट, पी साइट, ई साइट में साइट है, स्थान है लार्जेस्ट सब यूनिट पे, और यहाँ पे कुछ जुड़ेगा। ए साइट एक्सेप्टर है, कुछ आएगा, टीआरएनए आएगा, जुड़ेगा, अपना एमिनो एसिड देगा, कुछ एमिनो एसिड देके उसके बाद एमआरएनए की चेन है उसमें बढ़ती रहती है, टनल में आगे बढ़ती रहती है, उसके इंफॉर्मेशन पढ़ते जाते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है कोडॉन के फॉर्म में, वो पढ़ते जाते हैं। और उसका पी साइट पे आएगा, पी साइट पे आएगा तभी पेप्टिडिन ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से पी साइट पे आता है तो एक चेन बन जाएगी, एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, और फिर टीआरएनए तो अपना एमिनो एसिड दे दिया, ई साइड से बाहर निकल जाएगा टीआरएनए, फिर जाएगा, फिर एमिनो एसिड को लेके आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से काम चलती है सेल के अंदर और राइबोसोम में जो कहानी हो रही है, ठीक है। फिर ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जब समय आएगा जेनेटिक्स में, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई होप मजा आया होगा, और बाकी वेट करते रहिए, आगे सारा सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करके दे रहा हूँ। साइंस टेक्नोलॉजी में मैं आपको स्टार्ट किया हुआ हूँ, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, उसके बाद में जाकर रिन्यूअल को हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। हाइड्रोइलेक्ट्रिक के बाद जियोथर्मल, टाइडल, वेव एनर्जी, ओशियन एनर्जी, ओटेक एनर्जी, ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। फिर लास्ट में सोलर पढ़ेंगे, उसके बाद जाकर कोयला का, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की कहानी, उसकी पावर प्लांट, उसकी थर्मल पावर प्लांट, उसकी जितनी बेसिक साइंस टेक में जरूरत है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।